नमस्कार, बड़ी बहस के छत्तीसगढ़ एडिशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नक्सलवाद एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर आपके जहन में हमेशा हथियार, गोला बारूद, खून और लाल आतंक जैसी चीजें ही सामने आती हैं। यूं तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए और नक्सलियों के पुनर्वास के लिए शासन के स्तर पर कई योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अच्छे और बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज भी नक्सलियों का एक ऐसा तबका मौजूद है जो कि विकास के खिलाफ है। लगातार आतंकी घटनाओं को वो अंजाम देता रहता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नक्सली हमलों में अब तक देश के कई जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के जड़ से खात्मे का प्लान भी तैयार हो रहा है। तो बड़ी बहस में बात है कि यह प्लान एनकाउंटर का नहीं बल्कि खेती के हल से नक्सलवाद की समस्या के हल तक का है। आज सुनने में अजीब आपको जरूर लगा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का यही प्लान है। हालांकि बीजेपी का आरोप यह है कि नक्सलवाद को लेकर के कांग्रेस सरकार की रणनीति इस पर स्पष्ट नहीं है और इसका परिणाम यह है कि नक्सलवाद का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। नक्सली मूवमेंट की रणनीति तो शुरू से स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया है, विकास हमारा सबसे बड़ा है और हम विकास अंदर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों को हल चलाएं, बंदूक ना उठाएं, उसके लिए प्रेरित करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, राशन हो, इलाज हो, जो भी है। तो अंदर तक विकास पहुंचाना ही मूल है ताकि लोग नक्सलियों से खुद ही कटें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये दुर्भाग्यजनक है कि जिस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं को इन्होंने नक्सली हमले में खोया है, वो पार्टी 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी नक्सल को लेकर कोई नीति इस राज्य में नहीं बना पाई है। जन घोषणा पत्र में ये कहते हैं हम नक्सलियों से बात करेंगे, फिर विभिन्न मोर्चों पे, विभिन्न स्थानों पे इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम नक्सलियों से बात करने की हमने बात ही नहीं की है, हम नक्सल प्रभावितों से बात करेंगे। इनकी नीति कहीं भी ऐसा नहीं लगती है कि नक्सलवाद के खात्मे की ओर हो। इनकी कुनीति का परिणाम कि छत्तीसगढ़ में एक और जिला मुंगेली नक्सल प्रभावित जिला घोषित हो चुका है। तो नक्सलवाद का हल कैसे निकलेगा, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नक्सलवाद को लेकर के जो राजनीति है वो अपनी जगह है, लेकिन इसका हल क्या बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस बात को गृहमंत्री की तरफ से भी कहा गया है, अब उसके मायने क्या समझे जाए, इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सच्चिदानंद उपासने जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, आपसे ही मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा इस चर्चा की शुरुआत। खेती के हल से क्या हम ये मान के चलें कि ये जो नक्सलवाद का हल है वो निकलेगा या इस समस्या का समाधान होगा? इसको कैसे देखा जाए और कैसे आप लोग इस समस्या के समाधान को निकालने वाले हैं, थोड़ा सा स्पष्ट मैं इसको और समझना चाहूंगा। आरपी सिंह जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, 15 वर्षों तक राज्य में बीजेपी की सरकार थी। 15 साल बाद जब हम सत्ता में आए तो माननीय मुख्यमंत्री, जो कि यूनिफाइड कमांड के मुखिया होते हैं, उन्होंने सीएम बनने के बाद यहाँ की पहली बैठक बुलाई और अधिकारियों से पूछा कि राज्य की नक्सल नीति क्या है। तो सभी अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुख्यमंत्री ने दोबारा पूछा कि 15 वर्षों तक यहाँ बीजेपी की सरकार रही, आप लोगों ने सरकार के साथ काम किया है, राज्य की नक्सल नीति क्या है? तब अधिकारियों ने बड़े साहस के साथ जवाब दिया कि राज्य में अभी तक नक्सलवाद के खिलाफ कोई नीति बनी ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में नक्सलियों के प्रति कितना आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी, ये इस बात से स्पष्ट होता है कि 15 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी और उनके मुख्यमंत्री, उनके गृह मंत्री नक्सल नीति तक नहीं बना क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करना ही नहीं चाहते थे। हमारी सरकार ने उसी दिन तय कर लिया कि हमारी नक्सल नीति आज ही स्पष्ट होगी। वो है विश्वास, वो है विकास, वो है सुरक्षा। इन 3 कदमों पर हम आगे चलेंगे। पहले जनता का आगे बढ़कर विश्वास जीतना है, क्षेत्र का विकास करना है और उनको सुरक्षा देनी है। आप देखिए, हमारे 2.5 वर्ष के कार्यकाल और रमन सिंह के 15 सालों के किसी भी 2.5 साल को जोड़ के देख लीजिए, नक्सलवाद उनकी तुलना में 1/4 कम हो गया है। आपने एक मामला सुना होगा सिलगेर का, जो बहुत चर्चित रहा। आखिर सिलगेर को लेकर इतना विरोध क्यों? मैं आपको वजह बताता हूँ जी। नक्सल कमांडर सबसे बड़ा जो यहाँ बस्तर में भी है वो है हिड़मा। हिड़मा का गांव 3 किलोमीटर दूर है। तो सबसे बड़ा नक्सली कमांडर सिलगेर कैंप खुल जाने के बाद अपने घर तक नहीं आ पाएगा। हमारे सरकार बनने के बाद 2 बड़ी मुठभेड़ें हुई, जिनमें हमको शहादत देकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक थी मिनपा, लेकिन आपको बताता हूं कि जिस दिन मिनपा की मुठभेड़ हुई, 17 जवान शहीद हुए,
उसके ठीक 1 महीने बाद हमारी फोर्स ने वहां कैंप खोल दिया। तो जिस जंगल में भुड़भुड़ हुई थी, अब उस जंगल से नक्सली आसपास आना जाना भी बंद हो चुका है। दूसरी मुठभेड़ जो हुई थी उसके ठीक बाजू में 1 हफ्ते के अंदर हम सिरगढ़ कैंप खोल दिया है। तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम नक्सलवादियों से बातचीत नहीं करेंगे। हमारी जो बातचीत होगी वो नक्सलवाद से प्रभावित जो ग्रामीण है, जो वहां के साथी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। उनकी जो भी समस्या होगी हम उनको दूर करेंगे। रही बात आज के गृह मंत्री के बयान की, तो गृह मंत्री के बयान में अपील ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि नक्सल समस्या के हल के लिए आप बंदूक छोड़ दीजिए और हल का रास्ता अपनाइए। क्योंकि शिव प्रकाश जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ का मुख्यमंत्री किसान है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको डर इस बात का है किसान का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया। तो उसी रास्ते पर आगे चलकर माननीय गृह मंत्री ने अपील की है और इस अपील का मैं स्वागत करता हूं। उपासने जी, अब आपको लग रहा है कि इनकी जो नीति है, जो आप कह रहे हैं कि अस्पष्ट है, वो तो बड़े स्पष्ट तौर पर समझा रहे हैं। यहाँ पर आरपी सिंह जी उन्होंने बताया कि वो विकास भी जोड़ेंगे, विश्वास भी जोड़ेंगे और समाधान इसका वो निकालेंगे। आपको क्यों लगता है कि इनकी नीति स्पष्ट नहीं है और इस नीति को लेकर के सवाल क्यों हैं? मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, उपासने जी। चलिए सच्चिदानंद उपासने जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा आपका रुख करूंगा। आप लेकिन आरपी सिंह जी मैं आपके पास ही वापस आ जाता हूं। आरपी सिंह जी मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि पिछले 15 साल के अंदर ये लोग नहीं कर पाए, अब आप उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है कि नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, इन स्थितियों से बाहर निकलें। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आपने ये भी कहा कि उन्होंने अपील की है, मतलब गृह मंत्री अपील तो कर रहे हैं, इससे पहले भी तो ये अपील होती रही ना कि आप हथियारों का रास्ता छोड़ दीजिए, आप आइए बातचीत कर हम इसका रास्ता निकाल सकते हैं। इसमें नया क्या है और नया प्लान क्या है, कुछ इसको भी साथ में समझा दीजिए, क्योंकि ये तो पहले की पूर्व की सरकारें भी कहती रही, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आरपी सिंह जी। देखिए, मैं सारी बातों को सिलसिलेवार समझाता हूँ। राज्य स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। मैं यहाँ के लोग भाजपा को जानते थे। 2000 में जब राज्य बना, 2003 तक जहाँ जोगी जी की सरकार थी, अब चूंकि रहे नहीं, इससे उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। तो उनके द्वारा पैदा की गई जो कारण थे, उन कारणों के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ राज्य में आई। अब दिक्कत यह था कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा हम आप जानते हैं, दक्षिणपंथी ताकत है। नक्सलवादियों के बारे में जैसा हम आप जानते हैं, वामपंथी ताकत। तो सोशल मीडिया में जैसा हम कहते हैं कि खाने वाला हाथ और धोने वाला हाथ, ये दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। ये दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दोनों ने अपने संगठनों का विस्तार किया। यही वजह है कि सलवा जुलूम चलाने वाले शहीद महेंद्र कर्मा जैसे नेता अपना विधानसभा चुनाव हार गए। न सिर्फ हारे बल्कि तीसरे नंबर पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीटें जीती। स्पष्ट था कि दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ पर डालकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन राज्य में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो हम जब अपील करते हैं उसके पीछे सिर्फ अपील नहीं होती है। बस्तर का इतिहास रहा है, जब जब कांग्रेस वहां कमजोर हुई है, नक्सलवाद वहां मजबूत हुआ है, और जब जब वहां कांग्रेस मजबूत हुई तब तब वहां नक्सलवाद कमजोर हुआ है। तो हमारे यहाँ अपील अपनी जगह है। देखिए, नक्सलवाद से निपटने का सबसे आसान तरीका, नक्सलियों का खात्मा करने के 2 चीजें जरूरी है। एक तो अच्छी सड़क, दूसरा मोबाइल टावर। मोबाइल टावर लग जाने से सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी तेजी से होता है, नक्सलियों की जो लोकेशन बड़ी तेजी से मिलती है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट बड़ी तेजी से होता है। दूसरी बात, सड़क अच्छी बन जाती है तो उस गांव में स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सरकारी सुविधाएं जो है वहां पहुंचना शुरू हो जाती है। एक बार जब गांव के लोग सरकार को देखते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना शुरू करते हैं, तो उनका विश्वास सरकार के ऊपर बढ़ जाता है। हमारी और बीजेपी सरकार में अंतर यही है कि उनके यहाँ मंत्री सिर्फ जो बोलते थे मुंह से, खाली जुमलेबाजी, 1 साल में खत्म नहीं हो जाएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं। आरपी सिंह जी, देखिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। उपासनी जी, अगर आपको मेरी ऑडियो मिल रही हो, आप कह रहे हैं कि नीति स्पष्ट नहीं है, वो तो पूरा प्रॉपर बता रहे हैं कि वो कैसे करने वाले हैं इस काम को। देखिए, ये नक्सलवाद कोई प्रादेशिक समस्या नहीं है। नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है और उस समस्या पर निजात पाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से ही उस पर और नियंत्रण किया जा सकता है, उस पर
विजयश्री हासिल की जा सकती है। आप देखेंगे कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो देश के लगभग 160 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे और जूझ रहे थे वे सभी राज्य। और जब आज ऐसे प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल 30 रह गई है, उसमें से लगभग 8 से 10 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। और उसमें भी जितने जिलों में है, उन जिलों में भी जिस प्रकार से अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने तो लगातार केंद्रीय स्तर पर सभी मुख्यमंत्रियों सभी गृह मंत्रियों की बैठक लेकर जो समन्वित रणनीति बनी है, उसका प्रभाव यह है कि आज पूरे देश में नक्सलवाद सिमट कर रह गया है कुछ जगह। और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप उसको अनेक प्रकार की इस प्रदेश में जिस प्रकार से केवल एक स्टंट खड़ा किया जाता है, लेकिन आज नक्सलवाद जिस तेजी से कवर्धा जैसे जिले तक के बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा है, 22 जवान शहीद हो रहे हैं, 5 जवानों का शहीद अप्रैल माह में उसी महीने में फिर 22-27 जवान शहीद होते हैं। और लगातार जिस प्रकार की बात ये सरकार कहती है कि नक्सलियों को हम बातचीत करेंगे, क्या रास्ता होगा बातचीत करने का? आज जिस प्रकार से वे ग्रामीणों को मार रहे हैं, ग्रामीण आंदोलनरत हैं कि जिस प्रकार से ये ग्रामीणों को आदिवासियों को समझा भी नहीं पा रहे हैं। आज वो बड़ी संख्या में पूरे के पूरे आदिवासी वहां पर सड़कों पर उतर आते हैं इस सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए, और ये सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी नहीं कर पाते हैं ग्रामीणों की, और ग्रामीणों को जो है आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इस प्रकार से ये केवल जुमलेबाजी का काम इस सरकार ने आने के बाद से किया है, क्योंकि मूलतः जन्मदात्री ही कांग्रेस पार्टी है नक्सलवाद की। 15 वर्षों में इन्होंने नक्सलियों के पक्ष में ही बयान दिए, कभी नक्सलियों के खिलाफ या जवान मारे गए उनके समर्थन में कभी इन्होंने नहीं बोला, अपितु सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाते रहे, सरकार की योजनाओं के खिलाफ ही आवाज उठाते रहे, जिससे नक्सलियों का मनोबल लगातार बढ़ता गया। और कभी भी इन्होंने जो है विपक्ष की भूमिका नक्सलियों के खिलाफ व्यक्त नहीं की। आज आवश्यकता इसी बात की है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इस प्रदेश की जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए ये सरकार जिस प्रकार से केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र जिस प्रकार से उपासनी जी, यही तो नहीं हो रहा है। देखिए, आप एक तरफ तो आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमको इससे ऊपर उठना चाहिए। जब आप सत्ता में थे तो वो आरोप लगाते थे, आज वो सत्ता में हैं तो वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि चाहे कांग्रेस नक्सली समस्या को खत्म करे या भारतीय जनता पार्टी खत्म करे, आखिर अल्टीमेटली फायदा तो उसका प्रदेश की जनता को और देश की जनता को होने वाला है। इसमें पॉलिटिक्स कहां से आती है बीच में? क्योंकि आरोप तो अभी भी आपने ना सिलसिलेवार ढंग से लगाए, और आरपी सिंह भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे। ये आरोप प्रत्यारोप क्यों करते हैं आप दोनों लोग? आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं कि जिस मोदी जी की सरकार में यदि इच्छा शक्ति है तभी तो 140 जिलों से 160 जिलों से घटकर आज यदि 7-8 जिलों तक की समस्या रह गई है, तो ये इच्छा शक्ति है और ये योजना है। इस प्रकार से कोई छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं है, ये छत्तीसगढ़ भी देश का ही एक राज्य है। और जब समन्वित रणनीति बनी है तो योजना यहाँ के लिए भी बनी है। ये आरोप लगाकर केवल जो इस बात को नहीं बताते हैं कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जिस प्रकार से गृह मंत्री जी एक घटनाक्रम होता है तुरंत यहाँ आ जाते हैं, तुरंत अधिकारियों की बैठक लेते हैं, तुरंत रणनीति बनाते हैं और खुली चुनौती देकर जाते हैं कि हम नक्सलवाद का खात्मा इस प्रदेश में करके रहेंगे। तो ये एक जिम्मेदारी से जो है ये सरकार जो है केंद्र की चल रही है और इस समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। और आज भी कहते हैं कि इसको हम समाप्त करेंगे। तो ये कोई राजनीतिक नहीं चाह रहा हूं मैं आरोप प्रत्यारोप, ये आंकड़ों सहित 140 जिलों से हम 160 जिलों से यदि हम 8-10 जिलों में आए हैं तो ये पूरी योजना बनाकर पूरे देश को इससे मुक्ति दिलाने के लिए और कोशिश की जा रही है। आवश्यकता इस प्रदेश की सरकार नीति, यानी कि राज्य सरकार की या फिर कांग्रेस पार्टी की नीति नक्सलवाद को लेकर के स्पष्ट नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? इससे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नक्सलियों का ही मनोबल बढ़ता। सरकार अपने स्तर पर कुछ तो प्रयास कर ही रही ना इसको रोकने का। क्यों इस तरीके की बयानबाजियां की जाती हैं कि नक्सलवाद जैसी समस्या को लेकर? उपासने जी, नहीं, हम आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आरोपों का जवाब दे रहे हैं कि इन लोगों ने जिस प्रकार से ये एकदम सरासर झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों की सरकार में आखिर विकास वहां कैसे हुआ, और नक्सली क्षेत्र में मुख्यमंत्री कैसे गए, ये तो सारी बातें जनता के सामने है, इस प्रदेश की जनता के सामने है। आप झूठ बोलकर इस प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। आपको ये चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ाकर जो है केंद्र और राज्य के साथ जो आज व्यवस्थाएं बनी है
उन व्यवस्थाओं का पालन करके इस प्रदेश को नक्सलवाद से, आप क्योंकि यहाँ की एजेंसी है, आप यहाँ पर प्रदेश की सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी है कि केंद्र जिस प्रकार से आपको मदद दे रहा है, सारी यहाँ पर गृह मंत्री जी आते हैं, बैठकें लेते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री जी से, अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि केंद्र से आपको जितनी मदद चाहिए उतनी हम देने को तैयार है, लेकिन करना तो इसी सरकार को है, व्यवस्थाएं तो यही करनी है। यदि आप आज जब 160 जिलों से मुक्ति मिल सकती है अनेक राज्यों में, तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकती, यहाँ भी मिल सकती है। आप इस प्रकार की योजनाएं जो केंद्र की द्वारा आपको दी गई है, केंद्र के द्वारा हेल्प दी गई है, उसकी व्यवस्थाएं करके और उसका उपयोग करके जब तक आप इस प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए, केवल गृह मंत्री जी एक दिन जाग जाते हैं, आज तक गृह मंत्री कहाँ थे, आज तक नक्सलवाद के बारे में एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। अब 2.5 साल हो गया उनको प्रदेश का गृह मंत्री बने, एक भी स्टेटमेंट बता दे गृह मंत्री जी कि उन्होंने। चलिए उपासनी जी आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं, आरपी सिंह जी से हम जवाब लेते हैं इसका। आरपी सिंह जी, क्या पॉलिटिसाइज करने की वजह से आपको नहीं लगता कि ये समस्या कहीं ना कहीं जिस तरीके से हल हो जानी चाहिए थी या जिस मकाम पर पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती? जो सत्ता में होता है वो आरोप प्रत्यारोप, या फिर जो विपक्ष में है वो भी आरोप प्रत्यारोप, क्या आरोप प्रत्यारोप की वजह से भी एक बहुत बड़ा हर्डल है? देखते हैं क्यों इस पर इसका पॉलिटिसाइजेशन आप लोग करते हैं। आपको नहीं लगता इससे थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए? आरपी सिंह जी और बाकी उपासनी जी की बात का भी जवाब दें। देखिए, हम राजनीति से ऊपर उठे थे, इसलिए 15 साल तक बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ भी आंदोलन किसी ने खड़ा किया था तो कांग्रेस ने खड़ा किया था। महेंद्र शर्मा जी की अगुवाई में सलवा जुलूम अभियान चला था और मैं खुद उनके साथ उन पदयात्राओं में जाता था। मुझे तो याद नहीं आता कि बीजेपी का कोई नेता 15 साल में नक्सलवाद के खिलाफ कोई अभियान चालू किया हो या रमन सिंह ने नक्सलियों के खिलाफ कोई मोर्चा खोला हो, हमें तो याद नहीं आता। दूसरी बात, नक्सलवाद से अगर कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, भाजपा लड़ रही थी, तो झीरम की घटना में कांग्रेस के लोग क्यों मारे जाते? अगर बीजेपी नक्सलवाद से लड़ रही थी, बीजेपी के लोग मारे जाते। अब कुछ बात मैं आपको और बताता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष भारद्वाज, आजकल द प्रिंट में, उनकी जून महीने की स्टोरी है। उस स्टोरी में लिखा है कि 2008 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों का प्रेम संबंध बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष शिवदयाल तोमर की हत्या हुई और हत्या करने वाला उड़ियाम लिंगा नाम जब नक्सली पकड़ाया, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि विधानसभा चुनाव में मैंने बीजेपी की मदद की थी और शिवदयाल तोमर जी ने उसके बदले में मुझे 60,000 रुपए देने का वादा किया था, नहीं दिया, मजबूरी में मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। उसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि भीमा मंडावी जो 2008 में महेंद्र शर्मा को चुनाव हरा के आए थे, उन्होंने उस पत्रकार से बातचीत में स्वीकार किया था कि मैंने नक्सलियों से मदद ली थी। बात यही खत्म हो जाती तो भी ठीक था। तत्कालीन सांसद सोहन कुटाई बस्तर से, उनकी गाड़ी में एयरपोर्ट जाते हुए रायपुर पुलिस ने धर्मेंद्र चोपड़ा नामक एक नक्सली सहयोगी को पकड़ा। सोचिए, भाजपा सांसद की गाड़ी से, जिसने बाद में स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान मैंने नक्सलियों को मोबाइल, दूसरे हथियार और पैसे सप्लाई किए ताकि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सके। इन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद थे व्यास जी, जिनका शंकरनगर के इलाके में गेस्ट हाउस था, वहां रायपुर पुलिस ने छापा मारकर नक्सलियों को पकड़ा था। इन्हीं की पार्टी दंतेवाड़ा का जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी, वो नक्सलियों को ट्रैक्टर खरीद कर देकर जब देने के लिए जा रहा था, तब दंतेवाड़ा पुलिस ने छापा मारकर उसको ट्रैक्टर समेत और नगद पैसों के साथ पकड़ा था। कांकेर के जैन बंधु जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ते थे इनके पुराने वाले, नांदगांव से उनके संबंध है, वो भी गिरफ्तार हुए नक्सलियों को आर्थिक और संसाधन मुहैया कराने के आरोप में। तो मैं अगर कहानी सुनाने बैठूंगा तो इतनी लंबी कहानी, अंतहीन सिलसिला है। भाजपा आतंकवादियों नक्सलवादियों के साथ ही रहती साथ हमेशा से। आप देखिए, ये पीडीपी का विरोध करते थे, उसी बुआ जी के साथ जाकर वहां सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस ने जब टाटा एक्ट लाया था आतंकवादियों के खिलाफ, तब ये भाजपा थी जो आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए टाटा जैसे कठोर कानून को समाप्त करवाया। एक बात क्या कहूं, रमन सिंह कैमरे पर रिकॉर्डेड है, वो खुलेआम कहते थे कि नक्सली छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत हैं, आप सामने आ जाइए, मैं गले लगा लूंगा। यार वहां के जो सुरक्षा जवान थे कपूत थे, बस्तर की जनता कपूत थी। कपूत कौन सा नक्सली कपूत थे? उनके पुत्र चिरंजीव अभिषेक सिंह जो नांदगांव के सांसद हुआ करते थे, वो नक्सलियों की मौत पर उनको शहीदों का दर्जा देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे? अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, आदरणीय पासवान जी बड़े भाई उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आता है, वो कुछ बोलते नहीं है, 2.5 साल में पहली बार बोले। देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी में काम करने वालों की इज्जत तो भाजपा में बोलने वालों की। मनमोहन सिंह काम करने वाले प्रधानमंत्री थे, देश को कहां से कहां ले गए थे।
अब बोलने वाला एक आदमी आ गया है, देश की दुर्गति कर दिया है। आर्थिक परिस्थितियों में बांग्लादेश, उसकी जीडीपी हमसे ज्यादा है। कीनिया जैसे छोटे देश भिखारी समझकर कटोरे में हमको भीख दे रहे हैं। तो बोलने से देश नहीं चलता है, काम करने से देश ऊपर देश चलता है। हमारी नीति स्पष्ट है, हम नक्सलवादियों से कोई बात नहीं करेंगे। और अब देखिए, बस्तर में सिर्फ सुकमा का थोड़ा सा हिस्सा, दंतेवाड़ा का थोड़ा हिस्सा बीजापुर, नारायणपुर, 4 जिले के अलावा कहीं नक्सलवाद की गूंज आपको सुनाई नहीं देगी। और मेरा दावा है, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसी सरकार के कार्यकाल समाप्त होने से पहले हम नक्सलवाद को खत्म कर दें। उपासने जी जवाब दें। उपासने जी आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। जी जवाब दें। जी देखिए, 2014 से पहले आरपी सिंह जी बताएं कि केंद्र की सरकार थी, 160 जिलों में जो नक्सलवाद तेजी से फल फूल रहा था, घटनाएं हो रही थी, वो किसके कार्यकाल में हो रही थी? कांग्रेस यदि कह रही है कि हम नक्सलवाद के खिलाफ हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बोलते जरूर हैं, बोलते हैं और करते हैं। वहां तो बोलते ही नहीं थे, तो करने की बात ही नहीं थी। और बोलकर उन्होंने किया है और करके दिखाया है कि जो नक्सलवाद 160 जिले में था, वो आज सिमट कर 8 से 10 जिले में रह गया है और केवल 80% घटनाएं 8 से 10 जिलों में ही हो रही है। तो ये एक इच्छा शक्ति है, ये केवल बकवासबाजी करने का नहीं है। और ये कह रहे हैं कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मारे गए, हमारे भी 78 कार्यकर्ता मारे गए हैं नक्सल घटनाओं में। हमारा इन कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारा विधायक मारा गया, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। वो विधायक की हत्या कर दी गई चुनाव समर में, क्योंकि इनको भय था कि वो अपने चुनाव समर में घूमेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस को पटकनी देगी। ये हालत थी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता भाषण देने जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां पर अनुमति नहीं दी जा रही थी। जब इनकी सरकार आ गई तो बड़े बड़े पोस्टर लगे, बड़े बड़े ये लगे कि हमारी विचारधारा की सरकार अब इस प्रदेश में आ गई, ये नक्सलियों ने लगाया। तो ये किस दम से बात करते हैं? ये तो नक्सलवाद के पोषक हैं, नक्सलवाद को बढ़ाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को समाप्त करने वाली है। यही खाका बनाकर हमने देश भर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ती रही है। और ये झूठ का सहारा लेकर, जैसे चुनाव में जनता से झूठ बोलकर सरकार में आ गए, गंगा जल हाथ में लेकर सरकार में आ गए, शपथ खाकर सरकार में आ गए, आज भी नक्सलवाद के बारे में यही झूठ और यही फरेब ये कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी चैनलों के माध्यम से करते हैं। गृह मंत्री इसी प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस जो है केवल आज तक ये कहा था कि जेल से हम सबको छोड़ेंगे। अरे भाई छोड़ेंगे तो आज तक क्यों उनको नहीं छोड़ा गया? क्यों आंदोलन हो रहे हैं वहां पर प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में? तो ये इस प्रकार से केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नक्सलवाद के आधार पर केवल ठीक है। चलिए उपासने जी, अब मेरे पास समय नहीं है। आरपी सिंह जी और उपासने जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उम्मीद ये है कि हाँ, हल से ही इस नक्सल समस्या का हल निकल जाए तो बेहतर है। और देखना यह है कि जो बयान प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है, अब दरअसल उसका असर होता क्या है। इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।